हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 2। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आप 10th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, 10th में भी सीखा था, 11th में भी सीखा था और अब 12th में भी है। तो डिफरेंस क्या है? आपने जो 10th और 11th में सीखा था वो बेसिक्स थे, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसके लिए आपको 10th और 11th का प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, बट सपोज आप भूल गए हो तो क्या करें? मैं बेसिक से सब कुछ बताऊंगा और ये जो चैप्टर है इसका जो बेस है 10th 11th का वो बताने के बाद मैं 12th का एडवांस लेवल भी आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दूं इस साल का जो 2021 का जो सिलेबस है थोड़ा सा कम हो गया है। उसमें जो है इस चैप्टर के अंदर टोटली 2 एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। तो आपको 7.1 एक्सरसाइज इस साल करना है। 7.2 जो है इस साल जो एग्ज़ाम होगी 2021 में उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आने वाले आगे के सालों में 22-23 में ये पूछा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम बेसिक स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये जो वर्ड है इस वर्ड की मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर बोला जाए सिंपल भाषा में तो चांस बोलते हैं, चांस, या तो हम इसको पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। और हिंदी में अगर बात करें, हिंदी मराठी में तो संभावना, संभावना, संभाव्यता। ये सब क्या है? इसको प्रायिकता भी एक शब्द होता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही शब्द का नाम है, ये आपको जानना होगा। ये है क्या? प्रोबेबिलिटी जैसे आपने देखा था कि सपोज मैं बोलूँ कि जनवरी मंथ है एंड बारिश होने के कितने चांसेस हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि रेन की पॉसिबिलिटी, बारिश होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब जनवरी मंथ में तो बारिश होती नहीं है, तो यू कैन से दैट 0% प्रोबेबिलिटी है, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगस्त का महीना चालू है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी या चांसेस कितने हैं, तो यू कैन से इट्स 100% चांसेस ऑफ रेन, यानी बारिश होने के पूरे चांस है। अगस्त महीने में तो बारिश का ही सीजन होता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है, इसको हम लोग परसेंटेज में बोल सकते हैं या तो रेशियोज में बोल सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। या तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है 100% तो 1 माना जाता है, और या तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0% या 0 माना जाता है। करते कैसे हैं? तो कोई भी एक इवेंट होता है, एक इवेंट होता है, ओके, इवेंट। ये इवेंट होने के पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई एक इवेंट होता है। अब ये बड़े बड़े शब्द आपके ऊपर मारने से आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहे हो। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो आपने 10th में सीखा था वही बताएंगे। सपोज आपके पास एक कॉइन है, 5 का सिक्का हो सकता है, 10 का सिक्का, कॉइन की बात कर रहा हूँ, जिस पैसा रुपया। सपोज 2 रुपीज़ का कॉइन है, उसके अंदर आपको पता है 2 पोजीशन होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अब अगर आपको कहा गया कि कोई एक कॉइन थ्रो करना है, सिक्का उछालना है, तो वो सिक्का उछालोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? हेड या टेल। कॉइन अगर थ्रो किया तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिक्का खड़ा तो नहीं रह जाएगा। और शोले का भी सिक्का नहीं है कि दोनों साइड सेम है, ओके, तो हेड या टेल रहेगा। तो अगर आप कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है कि जैसे कॉइन थ्रो किया, कोई डाइस थ्रो किया, कोई एक पैक ऑफ कार्ड है, पत्ते होते हैं ना, 52 पत्ते, एक का बादशाह रानी, उसमें से कोई कार्ड पिकअप किया, तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसके साथ ही समझो कोई एक बैग है, बैग के अंदर अलग अलग कलर के बॉल्स है, वो आप पिकअप कर रहे हो। सपोज कोई एक मशीन है, उसके अंदर 10 कंपोनेंट्स है, उसमें से कोई कंपोनेंट ऑन है या ऑफ है, उसको हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बट सिंपली अभी बेसिक बता रहा हूँ तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने 10th 11th में सीखा था कि एक कॉइन थ्रो किया। तो ये क्या था? कॉइन थ्रो करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। सपोज एक बैग में रेड, ग्रीन, येलो कलर के बॉल्स है और मैंने इसे हाथ डाल के कोई एक बॉल पिकअप किया, तो ये क्या था? एक टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट था। अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस। एकदम ध्यान से सीखना, मैं आपको एकदम A to Z बता रहा हूँ। ये होता है सैम्पल स्पेस। अब ये जो सैम्पल स्पेस होता है ये सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट, सेट यानी समुच्चय, संच बोलते हैं। इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट। तो इसको काउंट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 2।
इस तरह से सैंपल स्पेस, हर एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होता है। अभी जैसे मैंने बोला था इवेंट, सपोज मैं आपको बोलता हूँ इवेंट, कोई एक इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए क्या है? एक ऐसा इवेंट कि ये जो कॉइन है, सपोज हमारे पास ये जो कॉइन है इसके ऊपर हेड आना चाहिए। तो एक ऐसा इवेंट बताओ जिसके इस कॉइन के ऊपर हेड आए, तो वो इवेंट आप कैसे लोगे? इवेंट कौन सा ऐसा कॉइन है जिस पर हेड आ रहा है? ये है सिर्फ हेड, टेल नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको नहीं लेंगे। सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज़ व्हाट? ओनली 1। अब ये जो इवेंट है यानी जो कॉइन है उसके ऊपर हेड आने की जो आपको पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द कॉइन, इस कॉइन के ऊपरी भाग में आपको हेड लाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका फॉर्मूला होता है अपॉन में हमेशा ns लेते हैं हमेशा, और ऊपर क्या करेंगे? नंबर ऑफ, ये जिस इवेंट को आपने लिया उसी इवेंट का नंबर अपॉन ns। देखो अगर आपको कोई बी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए तो अपॉन में हमेशा ns आएगा, और ये जो बी इवेंट है उसका नंबर न्यूमरेटर में आएगा। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या है? 1 अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस कितना है? 2। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी मिल गई? 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। जो भी प्रोबेबिलिटी है कभी भी याद रखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, ये आपने सीखा हुआ था। ओके, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 2 कॉइन को टॉस किया, तो आपको याद है क्या करते थे आप? अगर 2 कॉइन टॉस किया तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा? पहले वो देखते, सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स, इफ़ यू विल टॉस 2 कॉइन्स तो सैंपल स्पेस क्या आता था? HH, HT, TH, TT, इस तरह से ये आता था सैंपल स्पेस। कॉमा देना है हर एक के बीच में। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आता था। फिर अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे, 3 कॉइन्स 1 2 3, तो तीनों के ऊपर H आ सकता है, T आ सकता है, किसी पे H किसी पे T आ सकता है। सो एट दैट टाइम आप क्या करते थे? याद आ रहा है आपको? आप इस तरह से 4 टाइम H लिखते थे, 4 टाइम टेल, फिर 2 टाइम H, 2 टाइम टेल, 2 टाइम H, 2 टाइम टेल, 1 टाइम H, 1 टेल, H T H T H T। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी आती थी जब 3 कॉइन टॉस करते थे। याद करो कि जब आपको बोला गया था डाइस वाले क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है, एकदम याद रखो। ओके, थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर डाइस थ्रो करने के लिए कहा गया तो सैंपल पे स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6, और NS कितना आ जाएगा? 6। अगर आपको कोई बोला गया कि एक इवेंट है, देयर इज एन इवेंट, ओके, इवेंट बी है, समझो इवेंट इज व्हाट? बी है, एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, जिसको हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर है जो इवन है? 2 4 6 इवन है। अगर बोलता कि ऑड कौन से है तो 1 3 5 लेते। सो नंबर ऑफ बी क्या हो गया? 1 2 3 3, इसको काउंट करके लिखना। अभी अगर बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज NB अपॉन NS। नाउ NB इज हाउ मच? नंबर ऑफ बी इज 3, नंबर ऑफ S इज 6, कैंसिल कर दो 1/2, तो ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, जो 10th में सीखे थे, 11th में भी ऐसा था, 11th में थोड़ा सा और हैवी क्वेश्चंस थे। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने डाइस की भी बात किया। यहाँ पर डाइस के अंदर जो है 2 डाई भी होता है। ओके, जहाँ पर जो आप खेलते हो लूडो वगैरह, 2 डाइस भी थ्रो करते हो, तो उसका भी आपने देखा था। जो कार्ड्स होते हैं, ओके, एस होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, उसके भी क्वेश्चंस आपने देखे थे 10th वगैरह में। रिवाइज करो क्या था क्या। बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसका सैंपल स्पेस निकालना होता है, फिर जो इवेंट होता है उसका नंबर निकालते हैं, और नंबर ऑफ इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। अब हमें 12th में क्या सीखना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बेसिक लेवल प्रोबेबिलिटी था, किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का यूज़ करके किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। अब हम लोग 12th में थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए इसको मैं रफ करता हूँ और आगे बताता हूँ।
अभी तक आपने जो कंसेप्ट देखा वो 10th और 11th का बेस था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतना आना चाहिए। अब 12th में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 12th स्टैंडर्ड का जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 7th चैप्टर, इसके अंदर सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल्स के बारे में जानना है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है वो रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके अंदर आपको सीखना है कि पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ क्या होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ये क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, और वेरिएंस के बाद एक और होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी आपको सीखना होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें सीखना है पहले तो वो, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो ये सीडीएफ वगैरह आगे का है वो 7.2 में था। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 ही हम करेंगे इस साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए 7.2 भी मैं बाद में बता दूंगा, अलग से उसका वीडियो आएगा। फिलहाल अभी इस साल 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है 2020-21 के लिए, तो वो पहले मैं आपको करा देता हूँ। तो इतना ही पूरे चैप्टर में है, ओके। समरी है समझो। और इसके पहले जो मैं बता रहा था वो बेसिक्स था, 10th 11th में हमने सीखा था। इसके पहले मैंने जो भी बेसिक बताया था उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया था कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपने डाइस थ्रो किया या कॉइन टॉस किया तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब सपोज कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आपको क्या मिलेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। सिंपल एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर मैं समझो कि किसी एक इस चीज़ में अगर इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे सिर्फ हेड में इंटरेस्ट है, टेल में इंटरेस्ट नहीं है। सपोज कि मुझे सिर्फ हेड से मतलब है, टेल कितना आता है नहीं आता उससे कुछ लेना देना नहीं है, आई एम रिलेटेड टू हेड ओनली, समझो। तो यहाँ पर कितने हेड है, 1 1 2 हेड, यहाँ पर कितना हेड है, 1 हेड, यहाँ पर 1 हेड, यहाँ पर नो हेड, 0 हेड। यानी मैं टेल को देख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ हेड को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड। तो इस केस में ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ वेयर आई टॉस्ड 2 कॉइन्स, इस केस के अंदर मैंने सिर्फ नंबर ऑफ हेड को कंसिडर किया। सो मैं बोलूँगा जो नंबर ऑफ हेड है उसको एक लेटर दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड, इस तरह से तीनों लेटर यूज होते हैं। तो ये जो x है इसको मैं बोलूँगा दिस इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, इजी तरीके से बता रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हेड हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो हम जब भी सैंपल स्पेस में देखेंगे तो सिर्फ हेड की बात करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितना था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 हेड था। तो ये रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड। सपोज अगर मैं बोलता कि नंबर ऑफ टेल मेरा रैंडम वेरिएबल है, सपोज y, तो अब मैं सिर्फ टेल की बात करूंगा। इन दिस केस मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा नंबर ऑफ टेल है ही नहीं, टेल 1 है, यहाँ टेल 2 है। तो ये क्या आया, ये नंबर ऑफ टेल आया, यानी रैंडम वेरिएबल y आया। क्या है, रैंडम वेरिएबल y। तो अब इस चैप्टर में 12th में हम लोग जैसे 10th 11th में करते थे बेसिक में, वैसा नहीं करने वाले कि किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो Na निकाला, Ns निकाला, दोनों को डिवाइड करके Pa निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, वो अब डायरेक्ट करना है। आप जो इतना बड़ा सम करते थे ना, Na पहले काउंट किया, फिर Ns निकाला, फिर Na, फिर दोनों को डिवाइड करके Pa, वो अब हमें डायरेक्ट निकालना है, मन में ही करना है। वो बेसिक्स था 10th में, वो पूरा लिख के दिखाते थे। अब वही चीज़ हमें डायरेक्ट याद करके या मन में ही कैलकुलेट करके या रफ में करके निकालो। अब वो शो नहीं करना है, हमें आगे एडवांस करना है। अब हमें पूरे चैप्टर में जो हमारा बेस होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इसको हम पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसके अंदर किसी एक फैक्टर को कंसिडर करेंगे हम लोग। जैसे मैंने बताया यहाँ पर मैं सिर्फ हेड या सिर्फ टेल को कंसिडर करूंगा कि टेल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखा टेल नहीं है तो 0, टेल है तो 1 1, यहाँ टेल 2 है। तो ये जो है नंबर ऑफ टेल उसको मैंने कंसिडर किया, ये एक रैंडम वेरिएबल है y। तो ये बेसिक कंसेप्ट है नंबर रैंडम वेरिएबल का। तो ये x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग पूरे चैप्टर में रैंडम वेरिएबल के लिए x इसको दिखाएंगे। अब टाइप कितने होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब बोलोगे आरवी क्या है, तो आरवी हम शॉर्ट फॉर्म में रैंडम वेरिएबल को आरवी लिखते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी कि
दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, आपको याद रखना है। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, गाइड्स वगैरह में देखोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको एकदम शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरा लेक्चर, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ध्यान दो, एकदम ईजी लगेगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी है। देखो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टेल आया वो देखो नंबर आया 0 1 2 1 2 इस तरह से आया, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये काउंटेबल है, ये हम काउंट कर पा रहे हैं नंबर ऑफ टेल को। ओके, नंबर ऑफ टेल। अगर मैंने बोला कि आपके स्कूल में या आपके एरिया में जितने भी या आपके बिल्डिंग में जितने भी घर है, उसमें जितनी भी फैमिलीज है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप कैसे बोलोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन? या तो किसी को 1 चिल्ड्रन होगा, या किसी को 3 होगा, 2 होगा, या नहीं होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, या 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, काउंटेबल है, ये हम काउंट कर पा रहे हैं ना। सो जो नंबर जो काउंट कर सकते हैं, ऐसे रैंडम वेरिएबल जो काउंटेबल होते हैं, जिसकी गिनती हो सकती है, ये फाइनाइट हो सकते हैं, ओके, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, बट जिसको काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट, ओके। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, और जैसे होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ पार्किंग, ये सारी चीज़ें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको काउंट कर सकते हो। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या क्या हो सकता है बताओ। हाइट ऑफ अ ट्री सपोज मीटर में काउंट करें तो सपोज ऐसे हो सकता है 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, ऐसे करके 7 मीटर, 6 मीटर, बहुत कुछ हो सकता है। ये 0.2 और 3 के बीच में ऐसे भी होता है 0.21, 0.22, 0.23, इसके बीच में ऐसे भी हो सकता है 0.211, 0.212, ऐसे भी हो सकता है 0.2111। यानी कि हाइट की बात करेंगे तो एकदम परफेक्ट हाइट होती है ना, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 और 2 के बीच में हो सकता है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको परफेक्ट काउंटिंग नहीं होती, परफेक्ट नंबर्स में काउंटिंग नहीं होती, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता है कि रियल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें क्या होता है, इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? इन्फानाइट, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर जो हाइट ऑफ अ ट्री है वो 0 मीटर से लेके अगर मैं बोलूँ कि 6 मीटर तक हाइट वाले ट्री होंगे, तो 0 और 6 के बीच में यहाँ पर देखोगे इन्फानाइट नंबर आएंगे डेसिमल में, 0.1, 0.2, फिर 0.11, 0.111, 0.111, बहुत सारे आ सकते हैं, ओके। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो काउंट कर सकते हैं हम ऐसे नंबर्स को, ओके, और एक कंटिन्यूअस होता है जो इन्फानाइट नंबर्स होते हैं और जो सेट होता है इस तरह से होता है, और जो बहुत सारे होते हैं, ओके, डेसिमल पॉइंट्स में भी आएंगे। तो अभी आप बोलोगे ये सब क्या बता रहे हो, हमको न्यूमेरिकल बताओ। हाँ भाई, न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 बताऊंगा, बहुत इजी लगेगा, बट टर्मिनोलॉजी तो समझना चाहिए ना। अब मैं बहुत डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, सिंपल तरीके से सिर्फ टॉपिक का मतलब आपको बता रहा हूँ। इसी टॉपिक को आप जाओ टेक्स्ट बुक में देखो, एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन है, समझो, और अच्छी बात है, आप समझने की कोशिश करना। मैं जब बता दे रहा हूँ इसके बाद टेक्स्ट बुक जाके रीड करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे चलो, इस चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरवी यानी रैंडम वेरिएबल, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। यानी कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है, तो अब यहाँ पर हम जो नंबर रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं कि कोई एक कंडीशन ले रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, नंबर ऑफ हेड कितना होगा या नंबर ऑफ टेल कितना होगा, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या पॉसिबिलिटी कितनी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो देखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 फैक्टर्स है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक, ओके, दूसरा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये m फॉर मास है और ये d फॉर डेंसिटी है, याद रखना। और तीसरा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये 3 चीज़ें हैं, ओके, ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, और ये जो है अभी नहीं पढ़ना है, ओके। यहाँ पर स्टार्टिंग में PMF ही है अभी, और 7.2 के अंदर आगे CDF वगैरह के क्वेश्चन है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अभी मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल आपने ये सीखा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं। अब मैं
इस चैप्टर के अंदर आगे के जो कंसेप्ट है ये आपको बेसिक बता दूं, इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पहला है पीएमएफ। तो क्या होता है एकदम ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि 2 कॉइन टॉस किए हमने, वी हैव टॉस्ड 2 कॉइन। सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करो, सारी चीज़ें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं अगर बोलता हूँ कि जो रैंडम वेरिएबल है सपोज एक्स, वो क्या है, नंबर ऑफ हेड। ओके, सिर्फ मैं हेड में डील करता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ हेड लेता हूँ एक्स, कितना लिया मैंने, नंबर ऑफ हेड कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो सपोज मैं लेता हूँ 0, 1 और 2, ये क्या है, नंबर ऑफ हेड। अब नंबर ऑफ हेड है ये। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कितना होगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब क्या, बताने की कोशिश करता हूँ। इस हर एक की प्रोबेबिलिटी यानी पी, ओके, PI प्रोबेबिलिटी, हर एक की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना। यानी कि देखो 0 x 0 नंबर ऑफ हेड 0 है, नंबर ऑफ हेड 0 कहाँ पर है। एक काम करते हैं, इसको मैं सिंपली पहले टेबल के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। HH, देखो HT और TH को सेम काउंट करोगे और TT। तो यहाँ पर इस तरह से देखो, नंबर ऑफ हेड ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x। यहाँ 2 हेड है, यहाँ पर दोनों में 1 हेड है, यहाँ पर 0 हेड है। सो अब ओके, अब क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। प्रोबेबिलिटी यानी क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी बताऊँ, HH आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये HH। देखो सिर्फ ये HH आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बात करोगे तो नंबर ऑफ HH 1 अपॉन NS, NS मतलब कितना है, 1 2 3 4। तो ये HH आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। HH आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ HT या तो TH आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये HT आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी चारों में से एक है और TH भी चारों में से एक है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 1/4, दोनों की, इसकी 1/4 इसकी 1/4। TT आने की प्रोबेबिलिटी, TT भी 1 है तो 1/4। तो ये सब क्या आ रहा है कि हर एक का अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रहा है, हर एक का अलग अलग। HH भी एक है, ये चारों अपने आप में एक है, तो ये क्या हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ हेड कितने, नंबर ऑफ हेड 2 है, कितने जन आ रहे हैं, सिर्फ एक। ओके, ये क्या है, एक, और ये क्या है 1/4। तो नंबर ऑफ हेड 2 आने के लिए, 2 नंबर ऑफ हेड आने के लिए, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हेड 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। समझ में आया, 1/4। और यहाँ समझो नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर 0 हेड है ही नहीं, हेड नंबर ऑफ हेड है ही नहीं, 0 है, दोनों टेल है। कौन सा, ये केस हेड है ही नहीं, नो हेड, 0 हेड है, नंबर ऑफ 0। तो ये भी कितना है, एक ही है। ओके, एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। यानी कि एक भी हेड नहीं आएगा तो वो एक है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो ये 1 2 3 4, 4 में से एक है, 4 में से एक यानी 1/4 है। ओके, जैसे मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी अब डायरेक्ट निकालना है, उतना सॉल्व नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रैंडम, जो रैंडम वेरिएबल 1, रैंडम वेरिएबल 1 मतलब x1 यानी नंबर ऑफ हेड, जो नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ हेड मतलब क्या है कि जो h की संख्या है यहाँ पर h, वो एक आना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो एक इधर है और एक इधर है, 2 ऐसे हैं, 2 एलिमेंट है, यानी 4 में से 2 जन है, तो इसका दोनों का मिला के प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आउट ऑफ 1 2 3 4 2 एलिमेंट्स आर देयर विच आर हैविंग 1 हेड, दोनों में एक हेड है। 1 2 3 4, 4 में से 2, देखो 4 में से 2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आया 1 हेड आने का। कैंसिल करोगे तो 1/2 आया, क्या है 1/2। तो नंबर ऑफ हेड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या था, देखो ये 1/4 था, ये 1/4 था, ये दोनों में एक ही हेड है, तो ऐसे 2 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गया 2/4, दैट इज 1/2 हो गया। अब आगे देखो अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है कि सपोज मैंने लिया नंबर ऑफ हेड्स, तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेल भी ले सकते हैं, फिर टेल को देखने का, टेल को ध्यान में रखे। सो नंबर ऑफ हेड रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो अब देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल एक्स कितना है। यहाँ पर 0 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 2 हेड, तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। 0 1 2 बार है तो एक ही बार लिखने का, 0 1 2।
अब जीरो जो आया है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये जो 1 आया है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 2 है, 2/4, 4 में से 2, 2/4 है, इसको कैंसिल करके 1/2 लिखा। 2 नंबर ऑफ हेड 2 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, ये अकेला है जिसमें 2 हेड्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 4 में से एक ही है, तो 1/4 है। तो इन तीनों को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये इनको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ है 0 1 2। रैंडम वेरिएबल क्या है, मैंने हेड आना चाहिए ऐसा ध्यान में लिया है। मुझे क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ हेड जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं, या तो एक भी नहीं आ रहा है 0, या एक हेड आ रहा है यहाँ पर, और या तो 2 हेड आ रहा है। तो जब एक भी हेड नहीं आ रहा, ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसको पीएमएफ बोलते हैं, किसका, रैंडम वेरिएबल व्हेन नंबर ऑफ हेड्स इज 0। ओके, इस रैंडम वेरिएबल, सपोज ये x है तो इसको x1 लेंगे, इसको x2, इसको x3। तो x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम p1 समझेंगे, इसको p2 और p3। तो जनरल में ये जो x होता है इसको हम xi कंसिडर करते हैं, ये जो p होता है इसको pi कंसिडर करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आ रहा है। तो सीधी सी बात, ये रैंडम वेरिएबल है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इन तीनों को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलना, इन तीनों को रैंडम वेरिएबल बोलना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि कभी भी ऑलवेज ये जो यहाँ पर जो ये टेबल है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी याद करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब भी याद रखो कि आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे। कोई एक इवेंट दिया हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसमें जो भी रैंडम वेरिएबल बोला जाएगा नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल लिखना और हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी लिखना। तो ये जो टेबल बनाओगे इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि कोई एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और फिर हर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको नीचे लिखना, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसको जब इस तरह से टेबल में लिखते हैं तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा चैप्टर है। और यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है, कि ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, जो जितने भी रहेंगे 1 2 3 या और भी रहेगा लंबा टेबल, इन सबको प्लस करेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटी पी, इसका समीशन करोगे, सबको प्लस करोगे तो आंसर 1 आना ही चाहिए। याद रखो, अगर आंसर 1 आ रहा है तो ही ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब आप बोलोगे चेक करो, तो देखो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस ये 1/4, तीनों को प्लस करो। 1/4 और 1/4 क्या हो जाएगा, 2/4 प्लस 1/2, ये 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 2/2, कैंसिल किया 1 आया, देखो 1 आया। तो ये क्या है, ऐसा जब होगा तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मतलब प्रॉपरली, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में ऐसे भी पूछा जाएगा कि बताओ कि ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। तो आपको चेक करना होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी दिया होगा टेबल में, इन सबको प्लस करके देखना 1 आ रहा है क्या, 1 आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ पर हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब ये जो पहला टॉपिक था इसी के बेसिस पर ये तीसरा टॉपिक है CDF, यानी क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी से कनेक्टेड है ये। तो ये दूसरा टॉपिक क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो है 7.2 में आएगा आपको, और वो अभी इस साल निकल गया है। तो मैं इसको जब भी मैं 7.2 कराऊंगा, बाद में कराऊंगा उसको, तब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। अभी ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से रिलेटेड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो चलो मैं इसको रफ करके इसी के अंदर मैं समझाता हूँ CDF क्या होता है। अब आगे का कंसेप्ट जो है CDF है, यहाँ मैंने रफ कर दिया। देखो अब CDF क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो, सच बोल रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर देख लोगे ना तो आपको इतना इजी लगेगा और आप बहुत ही इजीली ये चैप्टर जो है कर लोगे। एक चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, स्कोरिंग इन द सेंस क्या, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं ना, अभी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इतने बड़े बड़े चैप्टर किए, बट उसके मार्किंग या वेटेज देखोगे तो उसके कंपेयर में यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करना है और ये पूरे चैप्टर का जो वेटेज होगा आपको मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है CDF क्या है। मैं ये बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कैसे होगा, देखो अगर आपको ये PMF आ गया है,
ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है इसको हम टोटल करके 1 लाते हैं, और फिर अगर 1 आ रहा है मतलब ये PMF है, यानी जो रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी जो है उसको टोटल 1 आ रहा है, ठीक है। अभी इसी टेबल से देखो आपने एक बेसिक बताता हूँ कि जब किया होगा पहले भी XF, याद करो स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते थे पहले, मैं आपको थोड़ा सा 9th-10th में लेके जाता हूँ। समझो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 इस तरह से है, हाँ। तो याद करो क्या था कि समझो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 का 4 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, 5 का 3 है, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज दिए। आपको याद है आप CF निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद करो क्या था, कैसे करते थे, जैसे ये फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3, फिर इस 3 में 4 को प्लस कर देते, 3 + 4 7, फिर 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 करते थे, याद है? याद है, यहाँ पर सबको प्लस करोगे तो टोटल आएगा। टोटल कितना आ रहा है देखो, 3 4 7 1 8 2 10 13, ये 13 आ रहा है, और यही टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता था। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं तो इनका जो टोटल है वो धीरे धीरे एक एक नेक्स्ट लेवल पे प्लस होके आ जाता है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने स्कूल लेवल में सीखा है वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, उसका ही नाम CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यों CDF है? क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर अभी कैसे होगा देखो, हाँ इसी टेबल के अंदर मैं कंटिन्यू करके बताता हूँ CDF क्या होगा। तो CDF क्या है, इसी का कंटिन्यूएशन है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल होंगे, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी उसकी हर एक की होगी, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसके नीचे हमारा CDF होगा। कैसे होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? तो करना क्या है, पहला जो वैल्यू वैसा ही रह जाएगा, दूसरी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को प्लस करके लिखना। अब ये देखो, ये क्या है 1/4, और ये 1/2 मतलब क्या था, याद है ना, 2/4 को कट किया था। तो ये प्लस करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं प्लस इजी से प्लस करने के लिए कर रहा हूँ, 4 4 4, 1 + 2 3/4, तो ये क्या आया 3/4 है। आप बोलोगे इधर 1/2 है तो 2/4 के लिए, ठीक है भाई ले लो, चलो थोड़ा सा इजी करने के लिए यार, थोड़ा होता है ना वैदिक मैथ्स वगैरह। 1/2 प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो अरे इजी, 1 2 1 2, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 6 8, 2 3 6, 2 4 8, आया ना 3/4। जैसे करना वैसे करो, हाँ लॉजिक से। तो ये क्या आया 3/4 आया। आपको बहुत से बच्चे बोलेंगे ऐसे लिखा, ऐसे क्यों लिखे? अरे बाबा जैसे लिखना वैसे लिखो, कोई बात नहीं। अब ये इन दोनों को प्लस किए तो इधर आया, पहला ये कॉपी करना, फिर इसके साथ इसको प्लस करना, ये आया। अब इसके साथ इसको प्लस करना, 3/4 प्लस ये 1/4, तो कितना आएगा, दोनों का बेस 4 है तो 4, 3 + 1 4, फिर ये 1 आ गया, एग्जैक्टली 1। और यहाँ पर हमेशा 1 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 1। क्यों मालूम है ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी होता है जब ये सभी प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पर क्या आता है 1। अगर 1 आ रहा है तो ही ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और उसका जब CDF करोगे तो ये ऑलरेडी लिखा है, फिर इसके इन दोनों को प्लस किया तो ये आ रहा है, इन तीनों को प्लस किया तो ये आ रहा है, एग्जैक्टली इसको और इसको प्लस करोगे मतलब इन तीनों को प्लस करो तो 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, और ये जो था ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो यहाँ पर आपका 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया, PMF और CDF। समझ में आया? अब मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जब बताऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, इसकी जरूरत अभी नहीं है। अब हमें जरूरत है आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया इसको कॉपी कर लो। चलो आगे बताता हूँ, आगे देखते हैं। अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू E of x एंड वेरिएंस को हम इस तरह से वेर x लिखते हैं, या तो सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा लिखते हैं। ये तीनों के ऊपर डिपेंड जो है क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो ये आना चाहिए। तो अब ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया वो फिर से एक बार उसी को बता के मैं कंटिन्यू ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था कि कोई 2 कॉइन जो है मैं टॉस कर रहा हूँ, इस तरह से 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, इस पर हेड या इस पर टेल आ सकता है, दोनों पे हेड, या इधर टेल हेड या दोनों पे टेल, ये आ सकता है। और यहाँ पर मैंने कंसिडर किया था रैंडम वेरिएबल x, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ हेड यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1, यहाँ 0। तो मैं अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ साफ सुथरा, अभी पूरा गंदा हो गया था समझा के। तो यहाँ पर मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर ये x वैल्यू है, x का मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल, याद रखो। और यहाँ पर p यानी प्रोबेबिलिटी है, ओके प्रोबेबिलिटी है, और
यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। ये कौन सी वैल्यूज़ है, ये नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है। जैसे नंबर ऑफ हेड देख रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं वो, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये 1 था, 4 में से 1 था तो 1/4 था। 1 कितने थे, यहाँ पर 2 जने थे, 2 जन थे तो ये 4 में से 2 जने तो 2/4, 2/4 को कट किया तो 1/2। ओके, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ हेड 2 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आएगा तो ये 1 है, तो ये 4 में से 1 है तो 1/4। ये क्या हो गया, मैंने अभी तक क्या सीखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये तीनों को प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए जो हमने देखा। तो अगर ये 1 आ रहा है मतलब ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और ये हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और ये पूरा मिला के हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या इस टेबल को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये जो वैल्यूज़ अगर टोटल करके 1 आ रहा है मतलब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। CDF मैंने क्या बताया, इसके ही नीचे CDF कि ये जो है ऐसे ही लिखते हैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखते हैं, फिर इस तीनों को प्लस करके यहाँ लिखते हैं। ओके, वो CDF है, वो हम सीख चुके हैं। अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखो। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, E ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, कि समीशन ऑफ xi pi i फ्रॉम 1 to n, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी समझाऊंगा तो आएगा, रुको। ये देखो, ये x, ये जो रैंडम वेरिएबल है उसकी xi मतलब ये xi, x1 x2 x3, ओके, कंबाइंडली उसको हम कैपिटल X बोलते हैं, और ऐसे xi मतलब i की जगह पे 1 2 3 आएगा। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना कि xi मतलब x i की जगह पे 1 रख दो, x1 p1, फिर 2 रख दो, x2 p2, फिर i की जगह 3 रख दो, x3 p3। ओके, और यहाँ समीशन है, अगर मैं यहाँ पर n की जगह 3 लेता हूँ तो i की वैल्यू 1 2 3 तक जाएगा, 1 से शुरू होकर 3, 4 लिया तो और आएगा x4 p4। तो यहाँ पर समझो क्या होगा, इस समीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब टोटल प्लस ये होता है। समझ में आ रहा है, यानी x और p को मल्टीप्लाई करना। ओके, x और p को मल्टीप्लाई करना हर एक वैल्यू के लिए और सबको प्लस कर देना। मतलब क्या है, देखो ये x और p को मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। xi pi मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 0 और 1/4 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 1/2 का मल्टीप्लाई वही आएगा, 2 और 1/4 का मल्टीप्लाई 2 × 1/4, 2 2 = 4, 1/2 आया। समझे, तो ये क्या आया, xi pi आया है। मुझे क्या करना है, xi pi का समीशन करना है, यानी तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करो, 0 1/2 1/2, 0 + 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 2/2, कैंसिल किए तो क्या है 1। ओके, तो इसका जो टोटल समीशन आया यहाँ पर हम लिखते हैं, टोटल समीशन कितना है 1। तो ये जो आया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आया, क्या आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 आया। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है या इस तरह से टेबल दिया हुआ है और आपको बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो आप इस तरह से उसी टेबल के अंदर xi और pi का मल्टीप्लाई कर दो, और जो xi pi की तीनों वैल्यूज आएगी उसको प्लस करो, जो आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, इस फॉर्मूले में यहाँ पर 3 लिखा ना, यहाँ n होता है। n क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 वैल्यूज़ है, कभी टेबल में 4 5 6 वैल्यू होगी। अगर 5 वैल्यू है तो यहाँ पर 5 लेंगे, x1 p1, लास्ट में क्या रहेगा, x2 p2 x3 p3 x4 p4 x5 p5। तो जनरली हम n लिखते हैं, तो ये आगे एक्सटेंड होके इस तरह से डॉट 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 x n p n इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करना। तो ये टॉपिक हो गया। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को वेर x लिखते हैं और इसको सिंबल के फॉर्म में सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं, याद रखो। और सिर्फ सिग्मा की बात करेंगे, ये सिग्मा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ओके, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। ओके, ये दोनों रिलेटेड होते हैं। इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। देखो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा ना। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर वेरिएंस पता चल गया, उसके स्क्वायर रूट को निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। लेकिन वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं।
इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके यहाँ पर ये ई है, सिग्मा नहीं है, एक मिनट है, ई लिखना था मुझे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का। जब भी आपको ये वेरिएंस निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में है क्या देखो, ये जो ई एक्स है, ये जो ई एक्स है वो कैसे निकालोगे? तो ये जो ई एक्स है यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से ही निकालोगे। और कितना आया? वो 1 आया। देखो एक्स, ये जो ई एक्स है, ई एक्स ये फॉर्मूले से निकालोगे, एक्स आई पी आई और उसका समीशन। यहाँ पर इस टेबल के केस में कितना है? 1। तो ये हमारा 1 आ चुका है, 1, और उसका स्क्वायर करना है। लेकिन ई एक्स द होल स्क्वायर कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या ट्रिक है? देखो ई एक्स द होल स्क्वायर, इसमें क्या होगा? समीशन करना होगा सेम इसी तरह से। यहाँ पर जो x है ना, x का स्क्वायर करना है। ये जो x है, एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। समझ में आ रहा है क्या करना है? ये जो e ऑफ x होगा तो एक्स आई पी आई का समीशन, e ऑफ एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स स्क्वायर पी आई, एक्स स्क्वायर इंटू पी आई का समीशन। यानी क्या करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इंटू पी वन प्लस एक्स टू स्क्वायर इंटू पी टू एक्स थ्री स्क्वायर इंटू पी थ्री। सपोज मेरा यहाँ i इक्वल टू 1 से लेके 3 तक ही है, 3 एलिमेंट ही है। यहाँ पर n लिख सकते हैं n के लिए, ओके। अब यहाँ पर क्या करना होगा? ये जो एक्स आई है इसका स्क्वायर का एक कॉलम बना सकते हो या रो बना सकते हो यहाँ पर। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स है इसका स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 इंटू पी वन, ओके। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखो ये एक्स है ना, इसको ऊपर जगह नहीं है इसलिए ऊपर बना रहा हूँ, एक्स आई स्क्वायर। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो एक्स आई 0 है, उसका स्क्वायर क्या जाएगा? 0। एक्स आई 1 है, उसका स्क्वायर क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। एक्स आई 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर और पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर और पी इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 1/4 0 प्लस 1 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 प्लस तीसरा 4 और 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल 1। सो क्या आ गया? हाफ प्लस 1 3/2 आ गया। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर क्या आया? 3/2। समझ में आया? और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आया था? 1। तो आपका वेरिएंस कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 3/2। अब इसका स्क्वायर नहीं करना है, ऑलरेडी स्क्वायर करके आ चुका है, ओके। और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर। वैल्यू निकालो। अच्छा यहाँ पर हमने सिर्फ ई एक्स लिया था, ई एक्स 1 था और उसके बाद स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, स्क्वायर दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर पूरा हमने निकाला है, ई एक्स स्क्वायर निकाला है। 3/2 में से 1 का स्क्वायर है ना, 3/2, 1 स्क्वायर इज 1। 3/2 से 1 माइनस किया तो हाफ। तो वेरिएंस कितना आ गया? वेर ऑफ एक्स इतना हाफ आ गया। वेरिएंस कितना आया? वेरिएंस वेर ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ आ गया। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अभी आपको एक और कंसेप्ट क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी होता है यानी सिग्मा होता है। सिग्मा यानी क्या होता है? जो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये जो वेरिएंस होता है एग्जैक्टली ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है। जो वेरिएंस आता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा कैसे आएगा? सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस कितना आया? अच्छा आप यहाँ पर भी बोल सकते हो कि सिग्मा निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। वापस बताता हूँ, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या? सिग्मा, इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ वेरिएंस। ऐसे लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स, सीधी सी भाषा में। सो रूट वेरिएंस एक्स कितना है? हाफ। तो रूट ऑफ 1/2। तो 1 का रूट 1 एंड 2 का रूट 2। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया यानी सिग्मा आया। समझ में आया? तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया अभी इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाला है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, ओके। और जब भी आपको वेरिएंस पूछा जाएगा तो ये याद रखना, ये वेरिएंस होता है, ये फॉर्मूला जो मैं ब्लू में दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर करते हैं। और जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है। जो वेरिएंस का आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ईजी। अगर आपको वेरिएंस आ चुका है
उसका स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। वेरिएंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। कॉपी कर लो, चलो किया कॉपी, हाँ स्टॉप करके कर लेना कॉपी। देखो बच्चों, लेक्चर आने चालू हो गए, 10 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 11वां चैप्टर चालू है। अभी मैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें एक एक एक्सरसाइज है वो पहले मैं आपको दे देता हूँ, ओके, ताकि आपको लगे कि मेरा बर्डन कम हो गया। और अभी 2 चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लाइन प्लेन, ये थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगा। अभी मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाता हूँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर है याद है आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिखाता हूँ। ये दोनों होने के बाद हम करेंगे LPP। ये 3 चैप्टर में एक एक एक्सरसाइज ही है, फटाफट हो जाएगा, ओके। और LPP होने के बाद हम डिफरेंशियल और लाइन प्लेन ले लेंगे, चैप्टर ख़त्म, सिलेबस फिनिश, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज है, 4 या 5 एक्सरसाइज है, और लाइन प्लेन में भी 3-4 एक्सरसाइज है, इसमें से एक निकल गया है। तो फिर हमारे ये 3 चैप्टर होने के बाद हम उनको आराम से करते रहेंगे, आपको भी लगेगा कि हमारा ख़त्म हो गया है। अच्छा लग रहा है क्या लेक्चर, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करो, और ये हर वीडियो को आप जो भी मेरा लेक्चर देखते हो उसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने से वीडियो की रेटिंग बढ़ती है, समझ में आया? और चैनल पर तो सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है आप लोगों के लिए, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ये करो कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्वालिटी टीचिंग फ्री में मिले, और उस मिशन को पूरा करने में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप हो मेरे साथ, ठीक है? हाँ, शेयर सभी अपने सारे कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में मैं जो मैसेजेस भेजता हूँ उसको शेयर कर दो। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक है, टेलीग्राम में जाके सर्च करो HSC साइंस DG, तो आपको हमारा HSC मिशन 100%, HSC टॉपर्स मिशन 100% करके ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैं जो है रेगुलर लिंक्स वगैरह भेजते रहता हूँ, आपके काम की बातें या हमारे चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज 7.1 के साथ। बाय।